अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सीएसएस फ़ॉन्ट। सीएसएस फ़ॉन्ट के अंदर हम बताएंगे सीएसएस फ़ॉन्ट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम देखेंगे सीएसएस के मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स के मुताबिक। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। चूजिंग द राइट फ़ॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखा जाता है कि भी यानी जो देखने वाला व्यूवर्स है उसको कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ वगैरह लगा कर उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो font selection is important. Choosing the right font huge impact on how to readers experience इस वेबसाइट। जिस तरीके से मैंने अभी ये बात की कि भी यानी जो हमारे पास रीडर है वो आपको वेबसाइट को किस तरीके से पढ़ता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल पर। द राइट फॉन्ट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड। तो यूजिंग द फॉन्ट साइज इज इजी टू रीड इज़ इम्पोर्टेंट। द फॉन्ट एड वैल्यूज़ टू योर टेक्स्ट। तो अगर आपका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर अच्छा होगा तो पढ़ना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट कलर। इसमें हम अच्छे कलर दे सकते हैं, सही कलर दे सकते हैं और उसका साइज़ भी सही बता सकते हैं। उसके बाद जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं, यानी जो फैमिलीज़ हैं वो कौन कौन सी होती है। तो तकरीबन देयर आर 5 जेनेरिक्स फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है जो आजकल हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहली है जी सेरिफ फ़ॉन्ट हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एज ऑफ ईच लेटर्स। दे क्रिएट सेंस ऑफ फैमिलीज एंड एलिजेंस। उसके बाद सेकंड जो है स्कैन सेरिफ है। फ़ॉन्ट हैव क्लीन लाइंस, नो स्मॉल स्ट्रोक्स अटैच। दे क्रिएट अ मॉडर्न एंड मिनिमलाइज लुक्स। उसके बाद तीसरी जो है मोनोस्पेस है। मोनोस्पेस फ़ॉन्ट जो है हेयर ऑल द लेटर्स हैव द सेम फिक्स विड्थ। सबकी विड्थ जो है ना वो सेम होगी। दे क्रिएट द मैकेनिकल लुक्स। उसके बाद जो फोर्थ है वो क्रेसिव फ़ॉन्ट इमेट ह्यूमन हैंड राइटिंग, यानी इंसानी हैंड राइटिंग की तरह नज़र आता है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है वो हमारे पास कुछ फिनेस्टी है फ़ॉन्ट आर डिस्कवरी एंड प्लेफुल फ़ॉन्ट। तो all the different font names belong to one of the generic font family। तो इन सब को हम जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ कहते हैं। अब हमारे पास इनको प्रोग्राम भी बनाएंगे, यानी इनकी फैमिलीज़ का फ़ॉन्ट का देखा जाए तो इन सी एस एस वी यूज़ टू फ़ॉन्ट फैमिलीज़ प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द फ़ॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। To start off font we want to end of generic families to let the browser pick of the similar families is node। तो हम इसका यानी हमारे पास द फॉन्ट नेम्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। हर फॉन्ट नेम्स को हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमे से सेपरेट करेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ ईजिली। सबसे पहले हम HTML लगाएंगे टैग, उसके बाद हेड लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे। आपको पता है कि भी जो भी हमने टैग लगाने होते हैं CSS में मोस्टली किस में लगाते हैं हम, टैग्स जो है ना वो स्टाइल में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल में हम P1 यानी पहला पैरा लगाएंगे। पहले पैरे में जो हमने टैग स्टाइल देना होगा वो कौन सा होगा, फॉन्ट फैमिली सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है जी, यानी ये हमने स्टाइल का नाम लिख दिया, यानी वो डबल कोटेशन के अंदर। उसके बाद टाइम सेरिफ जो है ये हमने फ़ॉन्ट फैमिलीज़ लिख दी। उसके बाद पैरा 2 लिखेंगे तो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ लिखेंगे। उसके बाद जो स्टाइल है वो एरियल लिख दिया। उसके बाद हेलमेट और स्कैन सेरिफ हमने लिख दिया। वो टाइम सेरिफ था, यहाँ पर स्कैन सेरिफ। सेम इसी तरीके से अब हम पैरा 3 लिखेंगे P3, तो उसमें हम फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है लिख के दे देते हैं और कैरियर न्यू, और उसके बाद मोनो स्पेस हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ दे दी। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास 3 पैरे हो गए और हमने स्टाइल जो है वो क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। बॉडी, अब हम बॉडी के अंदर जो है वो लिखेंगे, यानी जो जो हमने चीज़ें जो है वो शो करवानी। H1 CSS फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद
हमारे पास पी क्लास P1। अब पी पहले हमें जो है ना जो लिखना है, यानी P1 को जो हमने स्टाइल दिया था वो कौन से टेक्स्ट में शो होना चाहिए। तो ये हमने टेक्स्ट लिख दिया, तो उसके लिखने का तरीकाकार क्या होता है, पी लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्लास लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, और उसके बाद हमने जो पी है P1 जो है वो ऊपर से इनहेरिट कर लिया। उसके बाद पी जो है वो हमने टैग क्लोज कर दिया। सेम इसी तरीके से अब हमने P2 लिखा है क्योंकि हमने P2 को यानी एरियल देना है। इसी तरीके से P3 लिखा है क्योंकि हमने इसको लिकेस्टा देना है। उसके बाद हम बॉडी और HTML का टैग जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो आउटपुट में कैसे नज़र आएगा। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं। मैं इसको आपको सबसे पहले नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये वही प्रोग्राम जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया था। तो ये हमारे पास P1 P2 P3 वही प्रोग्राम है। अब हम इसको रन करते हैं, तो यानी राइट क्लिक करके हम ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो CSS फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ से कंपैरिजन भी करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो P1 में हमारे पास टाइम न्यू रोमन था, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना यानी वो H1 था, ठीक है, यानी हमारे पास H1 जो है वो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में आ गया। उसके बाद ये 3 किस्म के स्टाइल आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। देखें जी, ये पहला जो है ये टाइम रोमन का है, दूसरा जो है एरियल का है, तीसरा जो है यहाँ पर जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया गया सर अगेंस्ट का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि 3 पैरे हैं, 3 मुख्तलिफ जो हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पर अगर चेंजिंग भी करेंगे तो वही वो आपको सामने यहाँ पर टाइम न्यू रोमन है, तो टाइम न्यू रोमन की जगह पर आप यहाँ पर एरियल लिखेंगे तो वो भी क्या चीज़ है, वो उस तरह का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे प्रोग्राम। तो उसमें हमारे पास है CSS फ़ॉन्ट स्टाइल। तो अब यहाँ पर तो था यानी फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज इन दिस स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। तो हम ज़्यादातर जो है ना इटैलिक टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यूज़, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है जो नॉर्मल, द टेक्स्ट इज़ शोन ऑन द नॉर्मली। तो इसमें हम जो टेक्स्ट है वो नॉर्मली शो होगा। उसके बाद सेकंड जो है इटैलिक है, इसमें जो इटैलिक शो होगा। और तीसरा जो है वो हमारा ओब्लिक है। दिस टेक्स्ट इज़ लर्निंग ओब्लिक इज़ वेरी सिमिलर टू इटैलिक, यानी ये इटैलिक की तरह का नज़र आता है बट लेस स्पॉटी। लेकिन ये लेस स्पॉटी जो होता है, हम प्रोग्राम देखते हैं जी। तो स्टाइल में हम सबसे पहले बी नॉर्मल का टैग लगाएंगे, और बी नॉर्मल के टैग में हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल कोलन नॉर्मल, सब सेम। उसके बाद बी इटैलिक लगाएंगे, और बी इटैलिक की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यानी देखो ना सिर्फ स्टाइल चेंज होता जा रहा है, यानी नॉर्मल की जगह पर इटैलिक लिख दिया, बाकी सारा कुछ वही। उसके बाद हमने तीसरा जो ओब्लिक इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर ओब्लिक लगाएंगे और स्टाइल जो है क्लोज कर दें। अब इनमें हमने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में यानी जिस तरीके से हेड लगाएंगे, हेड के अंदर बॉडी, और बॉडी यानी बॉडी शुरू करेंगे। तो हमने वही पी क्लास इनहेरिट की, नॉर्मल किया, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसी तरीके से पी क्लास इटैलिक की इनहेरिट करेंगे, और हमने टेक्स्ट लिख दिया, और उसके बाद पी क्लास ऑब्लिक जो है वो इनहेरिट करके हम बॉडी क्लोज कर देंगे, और HTML जो है वो क्लोज कर देंगे। हम इसी प्रोग्राम को अब रन करके दिखाते हैं जी। पहले हम इस प्रोग्राम को नोटपैड में ओपन करते हैं ताकि आपको पता लग जाए ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था। अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं यानी ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहला जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल में शो हुआ है, बाकी दो पहला सेकंड जो है वो इटैलिक में, और थर्ड जो है वो ओब्लिक में शो हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट का वेट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द वेट ऑफ द फ़ॉन्ट। तो इसमें हम आपको यानी बताएंगे यानी उसके साइज़ का बताया जाएगा। तो सबसे पहले पी नॉर्मल, तो उसमें फ़ॉन्ट जो है वो नॉर्मल रखा गया है, वेट जो है। उसके बाद पी लाइट है, उसके बाद उसका वेट जो है वो लाइटर है। उसके बाद पी थिक है, ठीक हो गया, तो उसका वेट जो है हम बोल्ड करेंगे। और उसके बाद है पी थिकर है, एक थिक है और एक थिकर। और उसके बाद जो उसका वेट है यानी हम इस तरीके से 900 भी लिखकर उसका स्टाइल जो है क्लोज कर दिया। अब हम इसको यानी जो चीज़ें लिखेंगे तो स्वयं वही चीज़ें ऊपर से इनहेरिट कर रहे हैं। पी क्लास नॉर्मल इनहेरिट की, उसके बाद लाइट इनहेरिट की, फिर थिक और उसके बाद थिकर। बॉडी क्लोज कर दी, और उसके बाद हमने HTML भी क्लोज कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं जी।
ये हमने नोटपैड में ओपन कर दिया प्रोग्राम। और उसके बाद जब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो है पहला जो है वो लाइटर नॉर्मल में, फिर लाइटर में, उसके बाद थिक में, और उसके बाद जो है वो थिकर में। ठीक है जी, ये वाला प्रोग्राम भी उम्मीद है समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट वैरायटी। दिस फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट आवर आई शुड टेक्स्ट टू डिस्प्ले इन दिस स्मॉल कैप्स लॉक। यानी हम इसमें ये बताएंगे कि भी कौन से लेटर जो है वो स्मॉल में आने चाहिए और कौन से जो है वो फुल में आने चाहिए। तो इन स्मॉल कैप्स लॉक फॉन्ट आर लोअर केस लेटर कन्वर्ट इनटू अपर केस। तो इसमें क्या होगा, जितने भी लोअर केस के लेटर होंगे वो सारे जो हैं वो अपर केस में आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। तो however each convert uppercase letter appear in the smaller font size the original uppercase letter in the text। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं जी, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले स्टाइल क्लोज नॉर्मल, उसके बाद हमने फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल लिख दिया, उसके बाद पी स्मॉल, उसके बाद फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स लिख दिया, उसके बाद हमने स्टाइल क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि यानी जो लेटर्स लिखे हुए हैं सारे वेरिएंट में वो सारे जो हैं वो स्मॉल स्मॉल में लिखे हैं। ठीक है जी, तो उसको क्या चीज़ें हमने कैप्स लॉक में करना है। तो हेडिंग बॉडी के अंदर हम सबसे पहले क्लास इनहेरिट करेंगे नॉर्मल की, उसके बाद क्लास इनहेरिट करेंगे स्मॉल की, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। यानी HTML लगाकर हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोटपैड में ओपन करते हैं तो ये देखें जी वही प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखें जी सबसे पहली लाइन में माय नेम इज़ ह्यूज रेफरेंस। तो ये जो है वो स्मॉल लेटर्स में, यानी लेकिन जब हमने स्मॉल लेटर्स वाला वो कोड लगाया तो ये देखें वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो बड़ी लाइनों में आ गया। हालांकि हमने सारे जो है वो देखें आपके सारे जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन जो है यानी वो जब हम इसको टैग लगाएंगे वेरिएंट स्मॉल कैप्स का तो सारे जो है लेटर जो हैं वो कैप्स लॉक में शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी बड़ी ABC में शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है जी यानी CSS फॉन्ट साइज़ का। तो इसमें साइज़ जो है वो हम डिफरेंट किस्म के साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट बनाने में साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसमें ऑलवेज वी यूज़ हमने सबसे पहले यानी H1 से लेकर H6 तक साइज़ सेट किए। तो और उसके बाद हेडिंग्स में हम पैराग्राफ में सेट करते थे। तो आज के प्रोग्राम में यानी हम आपको यानी साइज़ बताएंगे, यानी एब्सोल्यूट एंड रेलिवेंट साइज़। तो कौन कौन से दो साइज़ है, एब्सोल्यूट साइज़ है, सेट द टेक्स्ट स्पेसिफाइड साइज़। उसके बाद डज नॉट अलाउ यूज़र चेंज दिस टेक्स्ट साइज़ इन ऑल ब्राउज़र। तो उसमें क्या चीज़ें यानी जो यूज़र है वो चेंज नहीं कर सकता, बैड फॉर एक्सेसिबिलिटी रीज़न। उसके बाद एब्सोल्यूट साइज़ जो है इज़ यूज़फुल व्हेन फिजिकल साइज़ ऑफ द आउटपुट इज़ नोन। तो उसके बाद रिलेटिव साइज़ है यानी सेट ऑफ द साइज़ रिलेटिव इज सराउंडिंग एलिमेंट अलाउ यूज़र टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ द ब्राउज़र। प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा, यानी सेट फॉन्ट साइज़ विद पिक्सल। तो अगर हम पिक्सल में सेट करेंगे तो उसका प्रोग्राम कैसे आएगा, स्टाइल लगाते हैं जी, H1 लगा दिया तो H1 का साइज़ जो है वो हमने 40 लिख दिया। उसके बाद H2 लगाया तो उसका साइज़ जो है हमने कितना लिख दिया 30 px। उसके बाद P है, P हमने 14 लगा दिया और उसके बाद स्टाइल क्लोज कर दिया और उसके बाद हेड भी क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्लास इनहेरिट करेंगे। H1 लिखा, H2 लिखा और H यानी P लिखकर हमने P आगे भी लिख दिया, यानी दोनों P जो हैं वो 14 के लगाएंगे। उसके बाद बॉडी क्लोज कर दी और उसके बाद HTML जो है क्लोज कर दी। अब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास यानी 40 वही प्रोग्राम जो आपको स्क्रीन पर अभी समझाया गया है। उसके बाद हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास पहले H1 में आ गया, उसके बाद दूसरे H2 से छोटी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ की दोनों की हेडिंग जो है वो सेम है। हम इसको चेंज करके देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये 40 है तो हम चाहते हैं इसकी जो है ना वो 50 हो जाए। इसको हम सेव करते हैं। अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं यानी इसके आउटपुट की तरफ। तो जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जो हेडिंग है वो बड़ी होगी, बाकी H1 जो है वो बड़ा हो गया, बाकी सारा जो है स्मॉल में था। अब हम मिसाल के तौर पर पैरे को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 14 जो है ये 14 की बजाय मिसाल के तौर पर हम 100 लिख देते हैं
उसके बाद हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस के ज़रिए। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखना सिर्फ जो पैराग्राफ है वो चेंज हुआ है, बाकी जो है वो चेंज नहीं हुआ। पैराग्राफ देखो यानी वो H1 वहीं का वहीं है, H2 भी चेंज नहीं हुआ, तो पैराग्राफ में जो है वो चेंजिंग होगी। उम्मीद है आपको साइज़ चेंज करना आ गया होगा। उसके बाद सेट फ़ॉन्ट साइज़ विद ई एम के ज़रिए भी हम फ़ॉन्ट को साइज़ को चेंज कर सकते हैं। टू अलाउ यूज़र टू रीसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउज़र मेन्यू मैनी डेवलपर आर यूज़ इंस्टेड ऑफ पिक्सल, यानी पिक्सल की बजाय जो है ना ई.एम का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 ई.एम जो है ना वो इक्वल टू होता है करंट फ़ॉन्ट साइज़ के। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज़ जो है ना वो ब्राउज़र का 16 px होता है। तो द डिफ़ॉल्ट साइज़ 1 ई.एम जो है ना वो 16 px के बराबर होगा। The size can be calculated from the px to em using the formula। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पिक्सल डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू किसके हो गया जी, em के। हम प्रोग्राम बनाते हैं जी, यहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने स्टाइल लिखा, तो H1 में हमने फ़ॉन्ट साइज़ 2.5 em लिख दिया जी, कॉलन लगा दिया। आगे हमने स्टाइल जो है ना वो कमेंट्स में आपको समझाया गया है कि यानी 40 px डिवाइडेड बाई 16 बराबर किसके हो जाता है 2.5 em के, यानी हमारे पास 2.5 em लिखा है। उसके बाद H2 में हमने वही चीज़ है फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन em कितना लिख दिया 1.857। उसके बाद थर्ड जो है वो हमने यानी PAP का जो पैराग्राफ है वो हमने कितना लिखा है जी 0.875 em। तो हम इसको स्टाइल को क्लोज़ कर दिया, हेड को क्लोज़ कर दिया, बॉडी हम शुरू करते हैं तो H1 की लिखी बॉडी, उसके बाद H2 की, उसके बाद पैरे की, और उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया। लेकिन उससे पहले हमने क्या चीज़ें यानी वो पैरा लिखा है हमारे पास पूरा, तो बॉडी क्लोज़ कर दी, उसके बाद HTML क्लोज़ कर दिया। लेकिन हम इसको आउटपुट में दिखाते हैं आपको जी। ये देखें, ये वही प्रोग्राम जो भी आपको दिखाया गया जिसमें हमने 2.5 1.7 वगैरह लिखा था। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास जो हेडिंग्स है उसका वो चेंज हो चुका है। अब हम इसकी चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये देखें जी हमने 1.5 ये लिखा था, तो हम चाहते हैं यानी ये 1 हो जाए, ठीक है जी, 1.85 हो जाए। हम इसको सेव करते हैं। अब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखना पैरे का साइज़ जो है वो हेडिंग 1 के लगभग हेडिंग 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखें जी, ठीक है जी, तो यानी से पैरे का साइज़ जो है वो हमने चेंज कर दिया। तो ई.एम के ज़रिए भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम px लिखें, ई.एम में भी हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ दी कम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड ई.एम। तो हम परसेंट के ज़रिए भी हम प्रोग्राम को यानी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं बॉडी, उसके बाद देखें जी हमने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 100% लिखा है। उसके बाद H1 का जो साइज़ है वो 2.5 em लिख देते हैं, यानी एक प्रोग्राम में हमने यानी बॉडी में हमने 100% लिख दिया, और H1 जो है वो हमने 2.5 em लिख दिया। H2 में हमने 1 em लिख दिया, और पैरा जो है वो हमने 0.5, ठीक है जी। तो यानी हम बताने का मकसद ये है कि भी हम इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं और ई.एम के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो पैरा जो है वो क्लोज़ कर दिया हमने, बॉडी क्लोज़ कर दी। हम इसके आउटपुट दिखाते हैं आपको जी। ये देखें हमारे पास वही चीज़ जो हेडिंग है यानी H1 जो है वो 100 की कर दी, बाकी जो है वो हमने इस तरीके से प्रोग्राम को सेट कर दिया। अब हम लास्ट प्रोग्राम दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जिसे रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ कहा जाता है। The text size can be set with the VU unit which means the viewport width। viewport width के में ये होगा कि यानी हम एक जो टेक्स्ट है वो सेट कर देते हैं, और व्यू पोर्ट के ज़रिए वो पोर्ट जो है यानी जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप ब्राउज़र जो है ना ब्राउज़र की जो व्यू है वो चेंज भी करते हैं तो लेकिन वो वहीं पर ही रुका रहेगा। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखा हमने सबसे पहले HTML का टैग लगाया, उसके बाद मेटा नेम व्यू पोर्ट कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके बाद विड्थ इक्वल टू डिवाइस लिख की, और उसके बाद हमने इनिशियल स्केल जो है 1.0 लिख दिया। उसके बाद बॉडी हमने स्टार्ट की, बॉडी के अंदर हमने H1 लिखा, उसका जो साइज़ है वो 10 VU लिख दिया।
उसके बाद हमने पैरा लिख दिया, ठीक है जी। उसका 5 वीयू लिखा है। उसके बाद जो है हमने तीसरा जो है पैरा हमने उसका क्लोज कर दिया, ठीक है जी। पैरे का जो साइज़ हमने लिखा है जी वो 5 वीयू लिखा है। उसके बाद हमने जो लास्ट है वो पी लिखा है, व्यू पॉइंट इज़ अ ब्राउज़र, तो यहाँ पर उसका जो है 1 वीयू हमने वो टैग लिख दिया। यानी ये हमारा जो टैग है ये लास्ट वाला, ये हमने इसी में किसी किस्म का टैग नहीं लिखा, सिर्फ हमने सिंपल जो है टेक्स्ट लिखा है। अब हम वाजी लिख कर क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं जी। अब देखना ज़रा, अब हम इसको सबसे पहले नोट पैड में ओपन करते हैं तो ये वही प्रोग्राम जो हमने दिखा दिया है। ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मिसाल के तौर पर हम टेक्स्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरीके से ये टेक्स्ट है जी। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट जो है वो भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यानी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी तो नहीं हमने टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा है जी। ये देखें जी, हमने पैरा लिख दिया है जी। इसमें अब हम ताकि चेंजिंग भी आपको कर सकें कि भी यानी किस तरीके से हमने चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, तो जब हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट आया हुआ है। उसके बाद ये रीसाइज लिखा हुआ है, यूज़ वीयू लिखा। असल में ये देखो नीचे सबसे पहले यह जी व्यू पॉइंट इज़ ब्राउज़र, ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। अब हम इसका साइज़ जो है वो चेंज करते हैं, तो यानी साइज़ का मतलब मैं यहाँ से आपके सामने चेंज करूँगा। यानी ये देखें, ये देखें यहाँ पर जो साइज़ है यानी ब्राउज़र का साइज़ 175 है। तो यानी सिर्फ ये चीज़ जो है जो हमने रिस्पॉन्स व्यू में लिखी थी वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो पैराग्राफ सिंपल में था वो चेंज होता जा रहा है। तो ये देखें जी हमारे पास, तो यानी जो सिंपल पैरे में लिखा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो बाकी हमने रिस्पॉन्स में यानी लिखा था, वीयू टेक्स्ट में लिखा था, वो चेंज नहीं हुआ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।